Hello everyone, welcome to my channel Net Psychology Lectures. My name is डॉक्टर शशि प्रभा। आज के इस वीडियो में आप लोगों की ही डिमांड पे डिस्कस करने वाले हैं DSSB EVGC एग्ज़ाम। इस वीडियो के अंदर मैं DSSB क्या है, EVGC एग्ज़ाम क्या होता है, उसके एलिजिबिलिटीज़ क्या है, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एज रिलैक्सेशन इसके अंदर आपको क्या मिलता है, एंड इसका जो पेपर्स है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो पेपर्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो सिलेबस है आप लोगों का वो क्या होगा एंड कौन से एरियाज को साइकोलॉजी के हमें इस एग्जाम के लिए हमें कवर करना है। सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं DSSB ये जो है इसका मीनिंग क्या है। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं उनको जो बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाता है वो है DSSB, जिसको बोलते हैं हम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और इसी DSSB का ही एक एग्ज़ाम है जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एज ए स्कूल काउंसलर अगर हमें अप्लाई करना है तो वो एग्ज़ाम होता है EVGC एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल EVGC जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होता है कि पढ़ के दिमाग में आ रहा है कि EVGC चीज़ क्या है। तो ये है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। अगर हम इस मीनिंग को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो क्या मतलब हुआ, वो काउंसलर जो एजुकेशन एंड वोकेशन मीनिंग करियर रिलेटेड गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, उसी को बोलते हैं EVGC। बेसिकली EVGC कौन है? स्कूल काउंसलर है। स्कूल के अंदर काउंसलर जो बच्चों की एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड एंड साथ में इमोशनल इश्यूज जो होते हैं उनको डील करता है। तो बेसिकली जो रोल होता है एजुकेशन काउंसलर का, EVGC का जो रोल है यहाँ पे स्कूल्स के अंदर वो क्या है? डीलिंग विथ एजुकेशनल करियर एंड इमोशनल इश्यूज ऑफ द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स की बेसिकली इन 3 एरियाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करता है। एंड ये जो EVGC की जो पोस्ट होती है ये दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलता है। इसके अंदर और इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं बात करूंगी, ये PGT लेवल पोस्ट है। आपका जो जॉब होगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि PGT TGT एंड प्राइमरी 3 सेक्शन जैसे जनरली स्कूल्स के अंदर होते हैं, तो ये जो आपका पोस्ट होता है EVGC ये PGT लेवल है। एंड जिसको हम बोलते हैं ग्रुप B, जैसे सेंट्रल अगर गवर्नमेंट के अगर हम जो ऑफिशियल्स जो होते हैं अगर उनकी कैटेगरीज को देखते हैं तो ये ग्रुप B के अंदर आता है। एंड इसका जो पे ग्रेड और जो पे स्केल है वो PGT लेवल का ही होता है, जिसके अंदर क्या होगा, आपका पे स्केल होगा 9300 टू 3000-4800 होता है, प्लस जो ग्रेड पे जो इसके अंदर होता है वो आपका 4800 होता है। ये तो बेसिकली उस जॉब की थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के मैंने बारे में बताया है कि अगर आप लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं या इसमें आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो उसके अंदर क्या क्या हमारे रोल्स होंगे और किस टाइप का ये पोस्ट है, क्या ये जॉब है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन लोग इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे, हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे चाहिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हमारा मास्टर्स होना चाहिए साइकोलॉजी के अंदर। मास्टर्स का मतलब यहाँ आपका MA भी हो सकता है या MSc भी हो सकता है। कुछ लोग साइकोलॉजी के अंदर मास्टर्स MA करते हैं, कुछ लोग MSc करते हैं। तो आपका MA हो या MSc, आपका मास्टर्स होना चाहिए साइकोलॉजी में। एंड साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है आपका डिप्लोमा भी हो इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर PG डिप्लोमास होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं मास्टर्स के साथ साथ में इस जॉब के लिए। और ये आप जो डिप्लोमा होते हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज करवाती है डिप्लोमास। तो इसके लिए भी एक अलग से मैं वीडियोस बना दूंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर डिप्लोमा करवाता है, आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे बस हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस जॉब के लिए आपको मास्टर्स के साथ में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर डिप्लोमा भी करना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है, मैंडेटरी होती है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। देन हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर कि एज लिमिट क्या हो सकता है। जो एज लिमिट है इस जॉब के लिए वो 30 ईयर्स है, अप टू 30 ईयर्स की। आप 30 ईयर्स से पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट कुछ केसेस में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ कैटेगरीज वाइज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो वो मैं रिलैक्सेशन की थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। जो एज रिलैक्सेशन है वो देखिए सबसे पहले कैटेगरी वाइज दिया गया है। SC एंड ST जो है उनको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब आप 35 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो OBC है उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 33 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम PWD की बात करें, यहाँ पे जो PWD वाले जो लोग हैं उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। देन नेक्स्ट देखिए PWD
प्लस SC/ST कि आप PWD में भी है प्लस ST/SC कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका PWD वाला 10 ईयर्स प्लस ST/ST जो कैटेगरी है उसके 5 ईयर्स दोनों ऐड होंगे, यहाँ पे 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। देन अगर PWD प्लस OBC की कैटेगरी में अगर बात करें कि दोनों ही है किसी कैंडिडेट के, तो उनको फिर 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड कुछ लोग जो ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो सर्विस कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यू सर्विस इन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उनको अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ग्रुप बी की कोई भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि EVGC की पोस्ट है, ये भी ग्रुप बी में ही आता है, तो यहाँ पे उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये कुछ कैटेगरीज वाइज मैंने बात की है कि जिनमें रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। देन नेक्स्ट देखिए, जो DSSB PGT EVGC जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। सो यहाँ पे जो पैटर्न है एग्जाम का, वो देखिए सबसे पहले जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 180 मिनट्स का होता है। इसका मतलब ये 3 आवर्स का एक एग्जाम है, और टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके अंदर 300 क्वेश्चंस आते हैं। आपको 300 क्वेश्चंस करने होते हैं 180 मिनट्स के अंदर। एंड इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान होनी चाहिए। 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग, अगर आप किसी एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1/4 मार्क माइनस हो जाएगा। एंड इसका जो पूरा ओवरऑल जो पैटर्न एग्जाम का, वो अभी समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे आपके एग्जाम के अंदर, एक आपका होगा सेक्शन 1 एंड दूसरा है सेक्शन 2। सेक्शन 1 के हैं 5 पार्ट्स, जिसके अंदर आपका बेसिकली एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। तो एप्टीट्यूड चेक करने के लिए टोटल आपका जो सेक्शन 1 है, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और हर एक पार्ट के कितने होंगे, फिर 20 क्वेश्चंस है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसके टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 20। एंड हर एक क्वेश्चन कितना, 1 मार्क का होता है, तो इसमें ये एरिया कितने का हो गया, 20 मार्क्स ये एरिया कवर करता है। देन सेकंड है जनरल अवेयरनेस, ये भी अगेन 20 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच, तो ये भी 20 मार्क्स का है। देन इंग्लिश लैंग्वेज है वो 20 मार्क्स का है। देन हिंदी लैंग्वेज है, ये भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स है। देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हैं। तो ये 5 एरियाज है सेक्शन 1 के अंदर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे सेम सीटिंग के अंदर, लेकिन जो पहला पेपर होगा आपका पहले 1 घंटे में करना होगा, एंड जो सेकेंड पेपर है वो आपको करने के लिए दूसरे जो 2 घंटे है वो सेकंड पेपर करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है उसमें टोटल ये 100 मार्क का है, और 5 एरियाज है, ये हमें कवर करना है। एंड सेकंड जो अपना एग्जाम है वो होता है सब्जेक्ट आपका जो होगा। अब हम बात करते हैं EVGC की, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी के यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आएंगे, एंड यहाँ पे 200 जो क्वेश्चंस आएंगे, इसका कोई भी स्पेसिफिक इन लोगों ने कोई सिलेबस नहीं दिया है वैसे। तो इन्होंने जो लिखा हुआ है वो यही है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। मतलब आप लोग आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, मतलब आपके मास्टर्स के अंदर आपने जो MA या MSc में जो पढ़ाई की है साइकोलॉजी के अंदर, जो पेपर्स आपने पढ़े हैं उनमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आएंगे, वही चीज़ 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 200 का होता है। तो ओवर अपने पास में यहाँ पे 300 क्वेश्चंस होंगे, और 300 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। पर हमें यहाँ पे सोच समझ के ही क्वेश्चंस को अटेंड करना है, अच्छे से अपनी तैयारी के साथ में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं, अगर हम उनको भी अटेम्प्ट कर लेंगे तो नेगेटिव जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि काफ़ी लोग होते हैं जो मास्टर्स करने के बाद में नेट का एग्ज़ाम देते हैं, और नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें हमारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, इसके साथ साथ हमारी एक्यूरेसी का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम ज़्यादा नेगेटिव कर लेंगे तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है एग्जाम को क्लियर करने का, अगर वो क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब देखिए हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो कितना है। यहाँ पे कट ऑफ के साथ साथ में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी हमें मैंडेटरी है कि हमें उसको कवर करना ही पड़ेगा। अगर जितना मिनिमम दिया हुआ अगर वो हमारे नहीं आते तो फिर हम कट ऑफ में भी नहीं आ सकते हैं। सो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल के लिए 40% है। इसका मतलब अगर हम बात करें 300 में से 120 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर 120 मार्क्स से कम आ जाते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर तो फिर आप लोग कट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं जो OBC है, दिल्ली से ही जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो कैटेगरी है वो 35% है, क्योंकि जो अदर स्टेट्स के जो OBC हैं वो OBC के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, उनको जनरल में ही अप्लाई करना पड़ता है। सो जो दिल्ली के जो OBC है उनके लिए जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है मिनिमम वो 35% है। एंड जो SC ST या PWD की अगर हम बात करते हैं, अगर ये जो लोग हैं इनके लिए जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग
मार्क्स जो है वो 30% है, 30% आपको लाना ही पड़ेगा। एंड दूसरे जो स्टेट्स के लोग हैं वो लोग इस कैटेगरी में, अगर ST SC दूसरे स्टेट के भी हैं वो लोग अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उनको एक्स्ट्रा 5% रिलैक्सेशन मिलेगा उनकी उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आप लोगों को गेन करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम को देना है कि एटलीस्ट क्वालिफाइंग जो मार्क्स है हम उससे नीचे एटलीस्ट ना जाएं। लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ है हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर हमें पढ़ना है कि अभी कोई सिलेबस तो उन्होंने कोई कंफर्म दिया नहीं है, बट फिर भी जो पिछले जो पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स के बेसिस पे अगर हम बात करें कि कौन से एरियाज़ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें कौन कौन से एरियाज़ को फोकस करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो उन एरियाज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। एंड आप लोगों को मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ, जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर्स जो हैं वो मैंने लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और पेपर की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप का एग्ज़ाम होता है। सो जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ पे वो अपना है जनरल साइकोलॉजी। जो जनरल साइकोलॉजी वाला जो एरिया होता है ये आप लोग ग्रेजुएशन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर जो जनरल पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जितने भी टॉपिक्स है जनरल साइकोलॉजी के, अगर हम बुक्स की बात करें जैसे सिसरेलिया, बेरन जो बुक्स होती है जनरली जो स्टूडेंट्स के लिए रेफर की जाती है, रिकमेंड की जाती है, आप उन्हीं बुक्स में से पढ़िए और जनरल साइकोलॉजी को आप लोग अच्छे से कर लीजिए क्योंकि जनरल साइकोलॉजी का बहुत सारा पार्ट उसके अंदर कवर होता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है सोशल साइकोलॉजी। इसके अंदर सोशल साइकोलॉजी के भी काफ़ी एरिया को ये लोग कवर करते हैं। सोशल साइकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें, हम ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ये जो एरियाज है सोशल साइकोलॉजी के, आप उनको कवर कीजिए। सोशल साइकोलॉजी का भी बहुत सारा पार्ट इसके अंदर कवर होता है, तो सोशल साइकोलॉजी की जो बुक है आप उसको भी अच्छे से पढ़िए। देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट इसके अंदर कवर होता है। इसके अंदर 5 to 7 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के भी आ जाते हैं। अब ये बात है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मीन, मीडियन, मोड जो होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। जैसे ये क्या हो गया, बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। या हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो जो स्केल्स होती है, मेजरमेंट जो स्केल्स है, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, जो स्केलिंग है उन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। और इन पे भी अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है तो जो अनग्रुप जो डेटा होता है उसका छोटा मोटा कोई कैलकुलेशन आ सकता है, बहुत बड़े कैलकुलेशन पार्ट पे ये लोग नहीं जाते हैं। बट स्टेटिस्टिक्स पे हमें जो जनरल जो अपने जो मेथड्स हैं उनकी थ्योरेटिकल जो पार्ट है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, वो आप लोग पढ़ लीजिए, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने भी अपने वीडियोज़ के अंदर स्टेटिस्टिक्स को काफ़ी कवर करने की कोशिश की है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं इसके लिए। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी के भी ये 10 से 12 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर कवर करते हैं। इंडियन साइकोलॉजी का भी पार्ट इसके अंदर काफ़ी आता है, तो आप लोग इंडियन साइकोलॉजी को भी अच्छे से पढ़िए। आपने जो भी मास्टर्स के अंदर इंडियन साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा है उस एरिया को भी आप लोग कवर करना है, आप लोगों को उसको भी कवर करना है। देन नेक्स्ट इज बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि किस टाइप के क्वेश्चन बायोसाइकोलॉजी में आते हैं, क्योंकि काफ़ी वास्ट है वो भी, तो इसके अंदर मेनली न्यूरॉन्स वाला जो पार्ट है, न्यूरॉन्स को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अंदर चाहे वो फिर मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन्स हो, चाहे सिनेप्सिस हो, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हो, यहाँ पे जो भी न्यूरॉन्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। देन जो अपना ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर क्या होंगे, फिर उसके पार्ट्स है एंड फंक्शंस है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आ सकते हैं कि कौन सा अपने ब्रेन का कौन सा एरिया किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर जैसे लॉब्स की बात करते हैं, ऑक्सीटल लॉब, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, जैसे अलग अलग लॉब्स हैं, कैसे किस तरीके से मैकेनिज्म्स होते हैं, कौन सा लॉब किस पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ब्रेन एंड न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस बायोसाइकोलॉजी के अंदर यहाँ पे कवर होते हैं। एंड थोड़ा बहुत जैसे हम जनरल साइकोलॉजी के अंदर मोटिवेशन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी हंगर, थ्रस्ट, इनका भी बायोलॉजिकल जो बेसिस होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट अबनॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट भी ये कवर करते हैं, तो हमें अबनॉर्मल साइकोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ना है, डिसऑर्डर्स एंड उनके सिम्टम्स। नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो पार्ट है, जिसके अंदर हम काउंसलिंग टेक्निक्स की यहाँ पे हम बात करते हैं, एंड
क्लिनिकल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम थेरेपीज की बात करते हैं, तो कौन कौन सी थेरेपीज है, किस टाइप के डिसऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, किस टाइप के डिसऑर्डर के लिए कौन सी थेरेपी यूजफुल होगी, कौन सी काउंसलिंग टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स के नेम क्या है, किसने दिया था, किस तरीके से उनको यूज करना है, एप्लीकेशन बेस्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो एरिया मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक के अंदर अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्या जनरली हमें चीज़ पढ़नी है, तो साइकोमेट्रिक के अंदर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की बात करते हैं, वैलिडिटी की यहाँ पे हम बात करते हैं, एंड नॉर्म्स की हम बात करते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया कि जैसे जो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी होते हैं उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, टाइप ऑफ वैलिडिटी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की रिलायबिलिटी को उन्होंने दे दिया और लिख दिया कि कौन सा स्टेटमेंट इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं साइकोमेट्रिक के, वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। जनरली जो रिसर्च का पार्ट है वो इतना देखने को नहीं मिला इन पेपर्स के अंदर, रिसर्च बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं आता है। बट मेनली जिन एरियाज पे हमें मेनली फोकस करना है, जिन बुक्स पे हमें मेनली फोकस करना है, जो पुराने पेपर्स हैं हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उनको देखते हुए हमारी ये जो 9 एरियाज है हमें उनको कवर करना है, उनको हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है इन 9 एरियाज की। बाकी देखिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो भी पेपर्स हैं, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आपका नॉलेज उसके अंदर चेक होता है, तो बाकी भी कुछ पोर्शन जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, रिसर्च से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उनका एरिया जो है, उनका जो प्रपोर्शन है, वो रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मेनली अगर हम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अगर हम इन एरियाज को कवर कर लेंगे तब भी हम एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस सारे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें स्मार्टली करने की जरूरत है कि हम अपने कट ऑफ को क्लियर कर पाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें क्या पढ़ना है कि साथ में हमें क्या छोड़ना है, हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो जो मेन एरियाज जो कवर हो रहे हैं अपने पेपर के अंदर, हमें उनको सबसे पहले करना है, और ये 9 एरियाज है कवर होने वाले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अलग अलग जो पीजी डिप्लोमास कहाँ से आप लोग कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।